ये आज ही का दिन था 23 अप्रैल का जब से उनको पंडित पुकारा जाने लगा। एक तरह से बहुत लोगों को ये भी लगता है कि नैन सिंह रावत नाम है तो पंडित क्यों लगा रहे हैं। नियुक्ति में जब उनको ट्रांस हिमालयन सर्वे में भेजा जाने का जो अभियान चालू हुआ तो उसमें सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इनके जो कोड नेम से इनको भेजा जाए ताकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो या तो उनका जो रियल आइडेंटिटी जो है वो एक्सपोज न हो। उनको जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का जो है पैटर्न्स गोल्ड मेडल दिया गया, CIE जिसको CIE बोलते हैं ना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर। जी, जो उस समय का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, वो आज के समय में इक्विवेलेंट टू भारत रत्न है। जी। धाम सिंह रावत जो हमारे मूल पुरुष थे, जो मिलम में आके बसे थे, उन्होंने पूरा 10 जनरेशन का जो है वंशावली बनाई। उन्होंने अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक लिखी। जी। पहली पुस्तक होगी मेरे ख्याल से वर्ल्ड की या इंडिया की जो एक टेक्निकल बुक को उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। उनके नाम पे कुछ रिकॉर्ड्स इस तरह के हैं जहाँ पे कुछ खामियां थी। उनकी जो स्टोरी है तो उसे लोग इतने टेम्पटिंग हैं कि वो कुछ न कुछ जोड़ के आगे पीछे लोग कुछ साल पहले मैं सर्वे ऑफ इंडिया के प्रांगण में गया था, तो वहाँ पे उनका पंडित नैन सिंह रावत उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने गया, तो मैंने देखा कि जो उनके बारे में लिखा गया था वो उनका खुद सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें इतना बड़ा मिस्टेक किया हुआ था। तो वहाँ पे मेरे को जरूर लगा कि यहाँ पे मुझे इंटरवीन करना चाहिए। ये 23 अप्रैल की सुबह। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं आरजे काव्य, ओहो रेडियो के स्टूडियो से। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी एक सीरीज खत्म करी है, उसके 10 एपिसोड्स आप तक पहुंचे, जिसका नाम था एक पहाड़ी ऐसा भी, द लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड। और जब इस सीरीज की शुरुआत हुई तो जो पहले लेजेंड जिनके बारे में हमने जिक्र करा वो थे पंडित नैन सिंह रावत। आज जब हम 23 अप्रैल को आपसे जुड़ रहे हैं तो ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज ही का वो दिन था जब नैन सिंह रावत जी को, यानी कि जो भारत के इतने बड़े एक तरह से सर्वेयर रहे, ट्रेनर रहे, एजुकेटर रहे, टीचर रहे, उनको पंडित नाम से बुलाया जाना आज के दिन से शुरुआत हुई थी। और इस बारे में और बातचीत करने के लिए, उनकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं को छूने के लिए, उनके बारे में बातचीत करने के लिए आज उन्हीं के वंशज, जिनके बारे में लगभग 3-4 साल पहले मैंने आपको एक बार और हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, हमारे बीच डॉक्टर प्रयाग सिंह रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओहो रेडियो के स्टूडियो में। थैंक यू काव्या जी, आपका सबसे पहले मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक पहाड़ी ऐसा भी जो है उसका पहला जो अध्याय, जो पहला संस्करण जो है, उत्तराखंडी नहीं, भारतीय नहीं, पूरे विश्व के जो एक लीजेंड हैं जो भौगोलिक अन्वेषण और खोज में, पंडित नैन सिंह रावत को उनको आपने समर्पित किया, तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक उनका वंशज होने के नाते, और आपने जो मुझे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्शन करने का, उनके साथ और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। अगर बात करें, ये आज ही का दिन था 23 अप्रैल का जब से उनको पंडित पुकारा जाने लगा। एक तरह से थोड़ा इसके बारे में बोलिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि नैन सिंह रावत नाम है तो पंडित क्यों लगा रहे हैं, तो उसके मायने क्या हैं? पंडित नैन सिंह रावत को, वैसे तो उनका जो असली नाम नैन सिंह रावत ही था, लेकिन उनको जो पूरी दुनिया जो आज और हम जो पूरी दुनिया जानती है वो पंडित नैन सिंह रावत के नाम से जानती है। पंडित नैन सिंह का जो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पंडित नैन सिंह रावत एक महान और लीजेंड सर्वेयर, अन्वेषक और भौगोलिक खोजकर्ता हुए। उसके अलावा भी उनके जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके अलावा भी उनके बहुत पहलू हैं। तो उनमें वो एक एजुकेटर और शिक्षक के रूप में भी उनका जो है जोहार और जोहार के और सौका समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको जो है आज ही के दिन 23 अप्रैल को उनका जो है नियुक्ति पत्र मिला था। उनके पंडित की उपाधि आज ही के दिन दी गई थी, और इसके बाद से उन्होंने मिलम यानी जोहार में पहला वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल खोला था, और आज ही के दिन से उन्होंने वहाँ पे शिक्षा का आगाज हुआ था सौका समाज में 1859। तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर, आज के दिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, और अप्रैल 23 को मिला था, और मई फर्स्ट वीक से उन्होंने वहाँ पाठशाला शुरू कर दी थी। तो वहाँ पे उन्होंने जो उस समय में जो है एक जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार उस घाटी में या जोहार समाज में या सौका समाज में उन्होंने शुरू किया था। और इसके उपरांत जब उन्होंने वहाँ पे लगभग जब 1-1.5 साल जब वहाँ पे शिक्षण का कार्य किया, तब उन्होंने फिर जनवरी में पहला स्कूल जो है धारचूला में खोला था। तो धारचूला में भी उन्होंने पहला स्कूल खोला था। वहाँ पे धारचूला में जो उनके जो रंग समाज से रंग कम्युनिटी थी, उनका जो एक कुछ जो लैंग्वेज कंस्ट्रेंट ये होता था कि वो हिंदी भी नहीं बोल पाते थे और इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे, जबकि जो हमारे जो जोहार घाटी में थे कि वो थोड़ा बहुत हिंदी समझ लेते थे। तो उसकी वजह से जो धारचूला और रंग समाज के थे, उनका जो एक स्पेशली प्रशासनिक क्षेत्र में या प्रशासनिक कार्यों से जो भी उनका जो एक लैंग्वेज का बैरियर था, तो उस हिसाब से फिर जो उस समय के जो तत्कालीन
स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर थे एडमंड स्मिथ, उन्होंने उनको कहा कि आप जो धारचूला में भी जाके वहाँ भी आप पहला जो है पाठशाला खोलिए और वहाँ भी शिक्षा का प्रसार। तो उन्होंने भी धारचूला में पहला जो है पाठशाला जो है या प्राइमरी स्कूल कहें वर्नाकुलर, वो उन्होंने धारचूला में खोला था। और शिक्षा में वो इतने इतने रम गए थे कि उन्होंने लगा कि उसके बाद भी उन्होंने अपने ही प्रयासों से गर्ब्यांग में उस समय जी 1862 में पहला स्कूल अपने प्रयासों से खोला। उसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं था जी। तो उनका जो अपने जीवनी में जो लिखते हैं कि जो वहाँ पे जो बछुआ बोड़ा गर्ब्याल थे, जो वहाँ के गर्ब्यांग के काफ़ी रिस्पेक्टेड सम्मानित जो वहाँ के ट्रेडर थे और उस समय के काफ़ी संपन्न ट्रेडर थे, उनके साथ जुड़ के और पूरा विद्यालय जो है वहाँ पे उन्होंने खोला बिना किसी सरकारी मदद के, और वहाँ पे उन्होंने शिक्षण का कार्य शुरू किया। तो ये एक एजुकेटर और एक शिक्षक के रूप में जो उनका योगदान है, जो पहले चरण का योगदान है, जो फर्स्ट जनरेशन योगदान है, वो अपने आप में एक बड़ा योगदान है और उसका अपना महत्व है, जिसकी वजह से आज जो है उसी शिक्षा की वजह से हमारे सौका समाज और रंग समाज के लोग इतने आगे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हैं और साधन संपन्न हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा आई थिंक आप मुझे बता रहे थे कि शायद सर्वे ऑफ इंडिया में भी जब उनको नियुक्त किया गया तो वो उनके कोड नेम की तरफ पंडित ही उनको बोलते थे। हाँ, उस समय जो वो सर्वे ऑफ इंडिया में आए और जब ये हुआ कि ट्रांस हिमालयन एक्सप्लोरेशन में जो है सरकार जो है उनको भेजेगी, तो उस समय क्या था कि जो मैपिंग ऑफ इंडिया जो हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, या तो इसको ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के नाम से जाना जाता है, जिसको जीटीएस बोलते हैं। जी। वो जीटीएस जब के अंतर्गत यहाँ इंडिया की जब मैपिंग हुई, और वो मैपिंग जो शुरुआत हुई थी चेन्नई से, जहाँ से सेंट थॉमस माउंट से, और वो जब यहाँ पे 1835-40 तक जब वो इस यहाँ हिमालय की तलहटी तक पहुँच गया, और हिमालय की तलहटी तक पहुँचने के बाद जब वो लोग हिमालय के मैपिंग करने लगे, तो जहाँ तक ब्रिटिश राज था, या जब ब्रिटिश राज का अपना बाउंड्री था, सीमा थी, वहाँ तक तो वो उन्होंने सर्वे किया, बट उसके आगे का सर्वे उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था। और उससे आगे का, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय तिब्बत और सेंट्रल एशिया था, उसकी भौगोलिक जानकारी किसी को नहीं थी जी, और न किसी को वहाँ का भौगोलिक जानकारी, मतलब कई तरह के, न वहाँ का मैप मालूम, न लोकेशन मालूम, न लैटिट्यूड मालूम है, न ऑल्टीट्यूड मालूम, कुछ नहीं था। तो उस समय ये होता था, ये कहा जाता था कि एशिया का जो मैप था, एशिया का जो मैप बन गया था, तो उसमें उस एरिया को, जो अपना तिब्बत और मध्य एशिया को जो एरिया था, उसको एक ब्लैक स्पॉट बोला जाता था, कि वो मैप में ही नहीं आ पा रहा था। तो ये तय किया गया कि अब जो है जो स्थानीय जो वो होंगे एक्सप्लोर है, उनको नियुक्त करके उनके माध्यम से जो है सर्वे कार्य किया जाएगा, ताकि हमको वहाँ की भौगोलिक जानकारी मिल सके। उसके बाद जब वो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया में जब उनकी नियुक्ति हुई, तो उसके बाद उन्हें जो नियुक्ति में जब उनको ट्रांस हिमालयन सर्वे में भेजा जाने का जो अभियान चालू हुआ, तो उसमें सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इनको जो है इनके जो कोड नेम से इनको भेजा जाए, ताकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो या तो उनका जो रियल आइडेंटिटी जो है वो एक्सपोज ना हो। तो उसमें भी जो उनका जो है, तो जो उनका जो कोड नेम है, तो उनको पंडित रखा गया। जो जितने नेटिव एक्सप्लोरर थे, जो स्थानीय जो एक्सप्लोरर थे, उनको एक पंडित नाम से सीरीज किया गया। तो इसमें जो पंडित नैन सिंह रावत को था, तो उनका जो कोड नेम एक्चुअली ना चीफ पंडित था। अच्छा, चीफ पंडित के नाम से था। तो वो लिगेसी अभी तक चली आ रही है, पंडित नैन सिंह के रावत के नाम से। तो जो ब्रिटिश काल में जिस वक्त पे यहाँ पे उनका शासन था, उन लोगों ने भी पंडित नैन सिंह रावत को काफी वो मानते थे। मतलब इनफैक्ट आई थिंक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उस वक्त का जो हिंदुस्तान में दिया जाता था, वो भी उनको दिया गया था, विच इज इक्विवेलेंट टू भारत रत्न। यस, उसमें उससे पहले ये था कि जो अचीवमेंट जो उन्होंने किया था जी, जो उनको जो पैटर्न्स गोल्ड मेडल रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से भी दिया गया था, तो उसमें भी उन्होंने लिखा था कि जो टू कंप्लीट द मैप ऑफ एशिया, जो उनका योगदान, भौगोलिक योगदान है। और वो आपने लंदन में भी जाके देखा है? लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में भी देखा। तो क्योंकि जो उससे पहले जितने भी जो मैप बन रहे थे, तो एशिया के मैप में वो जोन किसी को मालूम नहीं था, जिसको मैंने अभी बताया कि जिसको ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। तो उन्होंने विश्व मानचित्र पे उसको पूरा किया, तब जाके विश्व का मानचित्र पूरा हुआ। तो उसके बाद जब उनको जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का जो है पैटर्न्स गोल्ड मेडल दिया गया, जो हाईएस्ट अवार्ड है जो उनको दिया गया, उसके बाद फिर उनको यहाँ पे CIE, जिसको CIE बोलते हैं ना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, जी, जो उस समय का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था।
हाँ, हाँ। और उसको अगर अब इक्विवेलेंट आज हम देखें कि उस समय का जो ब्रिटिश टाइम में या ब्रिटिश राज में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, वो आज के समय में इक्विवेलेंट टू भारत रत्न है। जी, जी। क्योंकि भारत रत्न में आज के डेट में सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविल सिविलियन अवार्ड है। अवार्ड जी, है। जी, जी। तो वो अवार्ड उनको मिला था और वो शायद मेरे ख्याल से जो मैं अभी जो शोध कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। उसमें वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये अवार्ड अच्छा। हासिल किया था। जी, जी। और उसके पास हमारे सर्टिफिकेट है, साइटेशंस हैं हाँ, और हाँ। फोटो भी है जो मेरे आने वाले बुक में हुँ, हुँ। पब्लिश होंगी। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो एक इतनी बड़ी प्रतिभा थे हुँ, 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 हुँ। जिन्होंने भूगोल नहीं पढ़ा, जी, जी। लेकिन भूगोल का सबसे बड़ा अवार्ड लिया, जी, जो पैटर्न्स गोल्ड मेडल है, जी। गोल्ड मेडल। हाँ। और जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया। हाँ, हाँ। और यहाँ के CIE जो वहाँ के उस समय के ब्रिटिश काल में जिनकी उपाधि मिली, जी। क्योंकि उनका ऑफिशियल नेम भी अगर आप रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में उनका जो ऑफिशियल नेम देखेंगे तो जी, उसके जी। नाम में ये पंडित नैन सिंह CIE, जी, 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 जी। तो वो उनका ऑफिशियल नेम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक टीचर के तौर पे उनकी बड़ी भूमिका रही, स्पेशली जब आज भी हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो बहुत इलाके ऐसे होते हैं जहाँ हम कहते हैं कि यार स्कूल्स नहीं हैं, या वो सोचिए उन्होंने 200 साल पहले इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया, और जिसके बारे में आपने बोला कि उसी वजह से शायद वो समाज में एक अच्छी भूमिका उनकी रही, लोगों ने उनको फॉलो किया, और आज उन दूरस्थ इलाकों से, चाहे मिलम की बात हो, जोहार की बात हो, चाहे आप जो भी हमारी ब्यास वैली हो, दारमा हो, उस तरफ के जो भी इलाके हैं, वहाँ से उस तरह का टैलेंट या लोग निकलते हैं। इसके अलावा अगर पंडित नैन सिंह की जिंदगी की बात करें, कौन से ऐसे पहलू हैं जो बड़े अनछुए हैं, जिसके बारे में शायद लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि एक सर्वेयर के तौर पे ही ज्यादा लोग उनको हाँ, देखते हैं। वो एक यह है कि क्योंकि एक सर्वेयर के तौर पे उनकी जितने भी कार्य हुए, जितने कार्य उन्होंने किए, वो क्योंकि पब्लिश है और पब्लिक डोमेन में है। राइट, एंड लेजेंडरी वर्क है लेजेंडरी वो। वर्क किया हाँ। हुआ है और उसकी वजह से लोग मैक्सिमम उस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं उनसे। लेकिन और जो उनके व्यक्तित्व के और भी जो पहलू हैं वो भी उतने ही इक्विवेलेंट जी। है ना? हुँ। जो कि आप एक जो समाज सुधारक के रूप में या समाज के चिंतक के रूप में जो उन्होंने काम किया है, समाज के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसके रूप में जाएँ तो सबसे पहले तो वो एक बहुत अच्छे लेखक थे। जी, जी, जी। लेखक थे और हिस्टोरियन थे इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने वही शायद हमारे यहाँ के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जोहार का इतिहास लिखा। और जोहार के इतिहास में उन्होंने पूरा जो जोहार की एक पूरी स्टोरी जो है जीनियोलॉजी पूरी लिखी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके हिस्ट्री से ही एटकिंसन ने अपने गैजेटियर में कई तथ्य लिए हुए हैं जी। जो उनकी प्रामाणिकता को दर्शाती है या बताती है। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने जो है अपने जो धाम सिंह रावत जो हमारे मूल पुरुष थे जो मिलम में आके बसे थे, उन्होंने पूरा 10 जनरेशन का जो है वंशावली बनाई, पहली अच्छा। वंशावली बनी जो। हाँ। लेकिन आप विश्वास करो कि वो वंशावली उन्होंने कैसे बनाया होगा उस समय, कोई रिकॉर्ड नहीं, और वो कैसे ऑथेंटिक माना जा सकता। तो उस वंशावली को पूरा करने के लिए वो उस समय सारे धामों में जाते थे, बद्रीनाथ धाम, हरिद्वार, और जहाँ पे हमारे जो पुरखे जो है वो वहाँ पे तीर्थ करना जाते थे। तो वहाँ के जो हमारे पुरोहित होते थे उनके बही खातों से पूरा वो निकाल के रिकॉर्ड निकाल के उन्होंने पूरा एग्जैक्ट जो है एक वंशावली बनाई। जी, जी। तो आप समझ सकते हैं उनका क्या। और उसके अलावा एक उन्होंने हिस्टोरियन था, अब लेखक के रूप में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक लिखी। जी, जी। और अक्षांश दर्पण शायद पहली पुस्तक होगी मेरे ख्याल से वर्ल्ड की या इंडिया की, जो एक टेक्निकल बुक को उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। अच्छा। टेक्निकल बुक इन द सेंस की जो सर्वे ऑफ इंडिया में जो उनको जितने भी टेक्निक्स सिखाए गए और जो सर्वे के जितने भी तौर तरीके सिखाए गए, क्या किस तरीके से सर्वे किया जाता है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, कैसे उसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, वो टेक्निकल विषय है। लेकिन उसको उन्होंने जो है एक हिंदी में लिखा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा, और जिसका नाम है अक्षांश दर्पण। जी, जी, जो जी। अपने आप में वो भी अपने आप में कंट्रीब्यूशन है कि जो उन्होंने अक्षांश दर्पण जो है पहला टेक्निकल बुक हिंदी में और या वर्नाकुलर लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। तो वो भी एक अपने आप में बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है और एक बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद जब वो 1877 में सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुए, उसके बाद वो अपना यहाँ पे उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया में वो एक ट्रेनर के रूप में, जी, जी। एक प्रशिक्षक के रूप में जुड़े रहे कई सालों तक। तो उन्होंने उस समय जो यहाँ के जो नेटिव जो होते थे, जो यहाँ के सर्वेयर्स होते थे, उनको वो हिंदी में पूरा जो सर्वे टेक्निक्स या सर्वे का ज्ञान देते थे। जी, जी, जी। तो उसमें एक शरद चंद्र दास है जो काफी नोटेड सर्वेयर रहे हैं। वो उनके जो प्रोमिनेंट शिष्य में से एक है। और इस चीज को शरद चंद्र दास ने अपने बुक्स में या अपने रिकॉर्ड्स में उस चीज को भी लिखा हुआ है और उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि उन्होंने एक ट्रेनर के रूप में भी जो है पूरे जो हमारे जो सर्वेयर्स थे
तो उनकी भी एक पूरी टीम और पूरा जो योगदान जो है उनको पूरा उन्होंने उनको अपना योगदान उनको देने में, सिखाने में दिया है, और जिन्होंने बाद में कई महत्वपूर्ण जो है कार्य किए हैं, महत्वपूर्ण खोज की है, महत्वपूर्ण सर्वे किया है, वो एक उनका एक ट्रेनर के रूप में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। जी। तो अगर बात करें उनके नाम पे जिस तरह के रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने पर्सनली आपने मुझे दिखाए हैं, और मैं देख रहा था किस तरह के अप्रिसिएशन के वर्क, चाहे जब वो एज ए टीचर उनने बड़ा अच्छा काम किया तो कि हुजूर को आपका काम, उस समय की लैंग्वेज बड़ी समय अच्छा लगा, और आपकी वजह से हुजूर का मिजाज बड़ा अच्छा खुश रहा। खुश रहा। तो बड़ा वो उस तरह की वो भाषा समझ में आ रही कि उस जमाने में इस्तेमाल की जाती होगी, वो तो है ही। साथ के साथ अगर बात करें उनके नाम पे कुछ रिकॉर्ड्स इस तरह के हैं या दस्तावेज जहाँ पे कुछ खामियां थी, उसको आपने करेक्ट करवाया है कुछ जगहों पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब भी आज सोशल मीडिया के ज़माने में जब भी हम देखते हैं या जब भी मैं उनके बारे में कुछ सुनता हूँ या देखता हूँ, बड़ा वो होता है कि इसमें जो भी चीज़ बताई जा रही है उसमें 70-80% झूठ होते हैं या फिर वो तथ्य सही नहीं होते हैं, ऑथेंटिक नहीं होते ऑथेंटिक हैं नहीं या होते उतनी हैं, गहराई के हाँ, तथ्य नहीं होते। नहीं होते हैं। तो उसमें होता क्या है, क्योंकि लेकिन उनका उसके भी अपने वजह हैं, क्योंकि उनके जो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, जी जी। और लेकिन जो उनकी जो स्टोरी है तो उसे लोग इतने टेम्पटिंग हैं कि वो कुछ ना कुछ जोड़ के आगे पीछे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसको फ्लोट करते हैं, जो समय समय पर होता रहता है। और जैसे कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि वो पंडित नैन सिंह राव जब यात्रा पे गए तो उनकी बीवी ने घर में रह के 16 साल तक उनकी स्वेटर, उनके लिए एक हर साल एक स्वेटर बुनती थी। अच्छा। तो इस तरह तो के किसी ने बना दिया कई वैसे, तरह हाँ। की स्टोरीज आती रहती है जो कि कहीं भी सत्य और तथ्य से मिलता ही नहीं या परे है। हाँ, लेकिन उसमें यह था कि अब यही एक होता है, चलो एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है या सोशल मीडिया में है उसको मान सकते हैं, लेकिन जो उसके ऑथेंटिक रिपोजिटर्स हैं उसके, तो वहाँ भी कुछ गलतियाँ, खामियाँ हो गई थी कि फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले मैं सर्वे ऑफ इंडिया के प्रांगण में गया था, तो जी वहाँ जी। पे उनका पंडित नरसिंह रावत की एक बस लगा हुआ है। तो वो बस में जब मैं उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने गया तो मैंने देखा कि जो उनके बारे में लिखा गया था, मतलब 2 पैराग्राफ था, 2 पैराग्राफ में वो जब मैंने सब कंक्लूड करके देखा तो 80% उसमें इन्फॉर्मेशन था। रॉन्ग थी, और वो भी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि उनके जहाँ से वो जो उनकी कर्म भूमि रही है और जो उनका जो उनकी कर्म भूमि रही है, जहाँ से वो नैन सिंह से पंडित नैन सिंह रावत बने हैं, वो उनका खुद सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें इतना बड़ा मिस्टेक किया हुआ था। तो वहाँ पे मेरे को जरूर लगा कि यहाँ पे मुझे इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो उसके बाद मैंने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनको दिया कि मैंने कहा आपके जो बस्ट में जो आपके जो इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन है उसमें से इतने में इंफॉर्मेशन गलत है, और उनको पूरा उनका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसका ये एविडेंस ये है, ये इंफॉर्मेशन ये गलत है, ये इसका एविडेंस है। बट अल्टीमेटली उन्होंने रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया और उन्होंने उसको एडिट करके और पूरा दोबारा उनको सही तथ्यों को और सही सूचनाओं को वहाँ पे इनग्रेव किया, और जिसके लिए मैं सर्वे ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। और आप इस पे बहुत समय से काम कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी भी होती है कि भाई जो हमारा हेरिटेज है, हमारा इतिहास है, हमारे पुरखे अगर कुछ बेहतरीन कार्य किया है उन्होंने समाज के लिए तो उसको आने वाली जनरेशन तक पहुंचाया जाए। तो आप एक वंशज होने के नाते तो वो काम कर ही रहे हैं। उनको लेके आपने पहले भी मुझे बताया था कि बुक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कितना काम हो चुका है, कब हम उसको पढ़ने को लोगों तक पहुंचेगी, और आई थिंक कुछ और भी डेवलपमेंट हैं फिल्म को लेके, डॉक्यूमेंट्रेशन को लेके, और क्या कुछ है? सवाल काफी महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस पे लगभग 10-12 साल से लगा हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं कहना, अगर एक कहानी की तरह लिखनी होती तो मैं कब का लिख दिया होता। हाँ। तो मैं इसको एक क्योंकि और दूसरा जो है कि जो लोग लिखते हैं एक पक्ष को यार एक ही तरह का लिख के छोड़ देते हैं, मैं उनके कंप्लीट बायोग्राफी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को, दुनिया को ये मालूम नहीं है कि जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड या उनका जो सोशल बैकग्राउंड क्या है, जो अन्वेषण काल में जो उन्होंने काम किया उस वो मालूम है, वो भी पूरी तरह से मालूम नहीं है। और दूसरे पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनकी फैमिली का क्या हुआ, वो पोस्ट रिटायरमेंट बाद के बाद जब वो सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुए उसके बाद की उनकी जीवनी क्या हुई, कहाँ गए, क्या हुआ, या और जो वर्तमान में उनकी परिवार की स्थिति क्या है, तो वो एक कंप्लीट बायोग्राफी के रूप में लिख रहा हूँ। और उसमें जब मैं काम कर रहा था तो कई बिंदु ऐसे थे जहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसे थे जहाँ पे बड़े बड़े गैप्स थे इंफॉर्मेशन को लेकर, सूचनाओं को लेकर, और उनके लिए कोई भी उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एविडेंसेस नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जांपल उनका ईयर ऑफ डेथ, वो अभी तक का सबसे बड़ा मिस्ट्री था, क्योंकि और जितने भी हिस्टोरियंस हैं या लेखक थे जिन्होंने लिखा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था।
कोई 1882 लिखता, कोई 1885 लिखता, कोई 1892 लिखता है, कोई 1995 लिखता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था उनको ईयर ऑफ डेथ को लेकर। तो इस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ी, जो लेकिन अभी मेरा जो अभी 2-3 साल पहले वो जो है, ये जो इश्यू था वो सॉल्व हो चुका है। अब हमको विद उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उनका ईयर ऑफ डेथ की सूचना हमको प्राप्त हो चुकी है। जी, जी। उसको क्रैक करना था। उसके अलावा और भी बहुत सी सूचनाएं थी जहाँ पे हमें क्रैक करना था, जिसको एक-एक सूचना पे और एक को पे काम करने में सालों लग गए या महीनों लग गए। फॉर एग्जांपल की जैसे उनकी जो पहली यात्रा हुई थी, जो भौगोलिक खोज हुई थी, जो आज जो दुनिया जानती है वो काठमांडू से लासा जानती है। 1865-66 का जो तिब्बत में जो गए थे, जो पहले जो अन्वेषण किया था उन्होंने काठमांडू से लासा तक हुआ। जी, जी। लेकिन ऐसा नहीं था। जो उनकी जो पहली जो यात्रा होनी थी, जो पहला जो एक्सपेडिशन होना था, वो होना था मिलम से लासा। अच्छा। क्योंकि और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जानती थी कि ये जो पंडित नैन सिंह और उनके भाई मानी हैं, ये वहाँ के लोकल हैं, और इनका यहाँ पे तिब्बत में व्यापार होता है, इनको बेरोक आने जाने को मिलता है, इनको कोई नहीं रोकेगा, और ये बिना किसी रोक टोक के तिब्बत में चले जाएंगे। और उसमें ये टारगेट था कि मानसरोवर के पास गरतोक से लेकर लासा तक का उनको रूट मैप बनाना था, और बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन लेने थे, जियोग्राफिकल ऑब्जर्वेशन लेने थे, जिसमें आपका अल्टीट्यूड, हाइट और लॉन्गिट्यूड, ये सब चीजें सम्मिलित होती। लेकिन अब इंटरेस्टिंग की बात है, 3 महीने वो लोग 3 या 3.5 महीने मिलम में रहे। उसके बाद भी उन्होंने कई बार प्रयास किया उधर जाने का, नहीं जा पाए। हर बार वो वापस कर दिए गए। तो ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न था, भाई ऐसा क्यों हुआ? इस पे कोई चर्चा नहीं थी, इस पे कोई इस पे भी हमने काम किया है, इस पे भी सूचना अब हमें मिल गई है, क्यों वो लोग नहीं जा पाए, ये आप बुक में पढ़ेंगे। तो ऐसे कई बिंदु है जहाँ पे उसको क्रैक करने की या कोरोबोरेट करने की, और ये जो सर्कमटेंशियल एविडेंसेस हैं उनके साथ कोरोबोरेशन की बहुत जरूरत थी। वो काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 महीने में वो बुक प्रिंटिंग के लिए चली जानी चाहिए। और प्रिंटर कितना टाइम लेते हैं मालूम नहीं। हाँ, लेकिन एक दो पार्टी है जो इंटरेस्टेड है, उनसे बात हुई है मुंबई में। जी। वो उनकी जो मैंने इस विषय पे विस्तृत रूप से बात किया, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड है कि सर आपकी बुक जब पूरी होगी तो हम लोग एक वेब सीरीज़ के लिए इसमें आपसे बात करेंगे, जो भी है। तो बड़ी अच्छी बातचीत रही आज के इस कमाल के दिन पे, जहाँ पे हमने पंडित नैन सिंह रावत जी के न केवल एक सर्वेयर के तौर पे, एक अन्वेषक के तौर पे, बल्कि उनका टीचिंग को लेके जिस तरह का रुझान था, जिस तरह से समाज सुधारक के तौर पे उस वक्त के जो पूरी वैली है उसको जोड़ने को लेके, उनको समृद्ध करने को लेके उनका बड़ा योगदान रहा। सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, भौगोलिक तौर पे तो था ही, अध्यापक के तौर पे था, और एक ट्रेनर के तौर पे। मुझे लगता है कि ये बड़ी सार्थक बातचीत रही, और लोगों की दिलचस्पी इस बातचीत को सुनने के बाद में और ज़्यादा हो गई होगी कि आप बुक के अंदर और ऐसे क्या रहस्य खोलेंगे, और अगर कल को हम इसको वेब के माध्यम से देख पाएं तो उसमें क्या कुछ दिखेगा। तो प्रयाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और आज आप इस कमाल के दिन पे यहाँ आए इस चीज़ को रखने के लिए, आगे आने वाली जनरेशन तक पहुँचाने के लिए, तो आपका ओह रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये मौका दिया, और अपना एक सीरीज जो है हमारे लीजेंड पंडित नैन सिंह रावत को जो समर्पित किया है, उसके लिए हम पर्सनल तौर पे और पारिवारिक तौर पे आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।